इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है भविष्य का वो समय दिखाते हुए जहां पर बहुत ही ज्यादा एडवांसमेंट होने के बजाय काफी ज्यादा भुखमरी हो गई थी और लोगों का रहन सहन पहले से भी बदतर हो चला था। लेकिन अभी भी पृथ्वी पर कुछ ऐसे रॉयल ग्रुप्स होते हैं जो अपनी लाइफ बड़े आराम से गुजार रहे थे। वो तो गरीब लोगों को एक चींटी की तरह समझते हैं जिन्हें वो कभी भी कुचल सकते थे। इन्हीं सारी चीजों से रिलेटेड अब हमें एक गेम दिखाया जाता है जिसके दो होस्ट सामने बैठे हुए थे। उनमें से एक का नाम सीजर होता है जो अपने पार्टनर के साथ इसी गेम के बारे में डिस्कस कर रहा था। वो बताते हैं कि दुनिया भर में जितने भी अमीर लोग हैं उन्होंने मिलकर गरीबों के लिए ये गेम बनाया है। इस गेम में लगभग 14 डिस्ट्रिक्ट आपस में पार्टिसिपेट करेगी। हर एक डिस्ट्रिक्ट से 2 लोग को चुना जाएगा और चुने गए सारे 14 डिस्ट्रिक्ट के लोग एक ऐसा गेम खेलेंगे जो जानलेवा हो सकता था। लेकिन जो टीम सारे लेवल्स पार करके गेम को जीत लेगी तो उसके परिवार वालों को रॉयल फैमिली में शामिल कर लिया जाएगा। यानी कि वो सारे अमीर लोग अंत में अपनी ही क्वांटिटी बढ़ाने के चक्कर में थे। लेकिन इन्हीं चीजों के लिए गरीब लोग मरने के लिए तैयार होते हैं। ये सारे गेम कितने खतरनाक हो सकते हैं ये हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब यहाँ हमें बहुत ही पिछड़े इलाके को दिखाया जाता है जहाँ पर एक केट नाम की लड़की रहा करती थी। केट की तो छोटी सी बहन होती है जिसका नाम रिम था और वो बहुत ही ज्यादा डरी थी इस पूरे गेम के कारण, क्योंकि बात ये होती थी कि डिस्ट्रिक्ट के किसी भी 2 लोगों को चुना जा सकता था और वो तो बैकआउट नहीं कर सकते थे। लेकिन केट यहाँ पर अपनी बहन रिम को समझाती है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसका नाम इन सारी चीजों में नहीं आएगा। केट तो अब बाहर की तरफ निकल पड़ी थी कुछ शिकार करने के लिए। हमें उस जगह का इलाका दिखाया जाता है जो बहुत ही नीचे स्तर का था। वहाँ पर सारे लोग गरीबी रेखा के एकदम नीचे थे। केट तो अब एक फॉरेस्ट वाले इलाके में आकर अपने बो एंड एरो निकालती है जो उसने पेड़ों के पीछे छुपाए थे और अब वो किसी जानवर को एरो से मारकर उसे पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उस जगह पर गेल नाम का उसका दोस्त आ गया जिससे कि केट का ध्यान भटकने की वजह से उसका निशाना चूक गया। गेल और केट एक दूसरे को पसंद किया करते थे और एक साथ रहकर अपनी लाइफ गुजारने के लिए भी बात करते हैं। लेकिन उनके पास बिल्कुल भी रिसोर्सेस नहीं होते, इसीलिए उन दोनों ने भी अपना नाम खतरनाक गेम के अंदर डाला होता है। गेल तो हर साल ट्राई किया करता था लेकिन उसका नाम ही नहीं आता। लेकिन केट ने अपने परिवार के लिए पहली बार अपना नाम इंक्लूड किया होता है उस गेम के अंदर और जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनमें से 2 लोग चुने जाएंगे। केट और गेल का तो स्टार्टिंग से यही सपना था कि वो कहीं दूर चले जाएं और शांति से अपना जीवन व्यतीत करें, पर अफसोस वो जिस डिस्ट्रिक्ट में रहा करते थे वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो तो करना ही होगा। अब केट यहाँ गेल से बातें करने के बाद एक मार्केट में आ जाती है। वहाँ पर केट बूढ़ी औरत के पास चली गई और कई सारे लॉकेट्स को देखने लगी। केट को तो एक बहुत ही अजीब तरीके का बैच पसंद आता है जिसे देखने के बाद उस बूढ़ी लेडी ने केट को बिना पैसे के वो दे दिया था और वो कह रही थी कि ये तुम्हारी रक्षा करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। केट को ये पसंद आता है इसीलिए वो उस बैच को लेकर अपनी बहन के पास आ गई। केट ने वही बैच अपनी छोटी बेटी रिम को दे दिया और बताती है कि ये तुम्हारी रक्षा करेगा और इन्हीं चीजों की वजह से रिम एकदम कंफर्टेबल फील कर रही थी। अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट के सारे लोग इकट्ठा होने लगे होते हैं क्योंकि उनमें से किसी 2 को चुनने का वक्त आ चुका था। वाइटी नाम की एक लेडी जो इस सिलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट किया करती थी वो एक बाउल के सामने खड़ी होती है। उसी बाउल के अंदर सारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों का नाम था जो इस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बट उनमें से किन्हीं 2 को ही चुना जाएगा। वाइटी सभी को इस गेम के बारे में थोड़ी बातें बताती है और फिर बाउल के अंदर हाथ डाल के किन्हीं 2 का नाम लेती है। पहला नाम निकल जाता है रिम का। रिम ये सुनकर बहुत चौंक गई और खासकर उसकी बहन केट, क्योंकि केट को पता था कि ये गेम डेडली है, यहाँ पर जान जाने का भी खतरा हो सकता है। इसी वजह से अपनी बहन को पीछे करके केट आगे आ गई और वो ऐसा बताती है कि मेरा ही नाम रिम है। दूसरा नाम जो चुना गया था वो एडी नाम के लड़के का होता है। एडी भी अब वाइटी के पास आकर खड़ा हो गया और यही दोनों चुने जाते हैं इस वाले डिस्ट्रिक्ट से खेलने वाले 2 प्लेयर्स। केट और एडी तो एक दूसरे को ही देखते जा रहे थे क्योंकि उन दोनों को अब आगे चल के टीम बनकर ही खेलना पड़ेगा और अब तो वो इस खतरनाक गेम से बैकआउट भी नहीं कर सकते। वाइटी तो अब कैट और एडी को अपने लग्जरियस ट्रेन में लेकर जा रही होती है जो धीरे धीरे एक एक डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाएगी और 2 प्लेयर्स को चुनकर इसमें ही लेकर आ जाएंगे। यानी कि ये ट्रेन अंत में जाकर वहीं रुकेगी जहां से ये सारे प्लेयर्स गेम खेलना स्टार्ट करेंगे। वाइटी तो अब दूसरी तरफ चली गई थी बाकी सारे कैंडिडेट्स को लेकर आने के लिए। तभी अचानक केट और एडी की मुलाकात वहां पर मौजूद हैमिड नाम के एक आदमी से होती है। बात करने पर पता चला कि हैमिड वो आदमी था जिसने कि इससे पहले साल होने वाली हंगर गेम्स को जीता था, यानी कि उसे सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिले थे और अब वो रॉयल ग्रुप से बिलोंग करता है। लेकिन उस समय हैमिड बहुत ही ज्यादा ड्रंक था इसीलिए उन दोनों बच्चों को वो डराता रहता है।
लेकिन केट और एडी ने उसे बिठाकर पूछा कि आखिरकार हमें जीतने के लिए क्या करना होगा। ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी आपने फॉलो की जिससे कि आप जीत गए। हैमिड थोड़ा सा काम होकर ड्रिंक पीता है और बताता है कि मैं तुम्हें पूरी डिटेल तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर और लोगों से जान पहचान बनाने का तरीका ही तुम्हें आगे लेकर जाएगा। तुम दोनों को सबसे ज्यादा पॉइंट जमा करे होंगे पूरे खेल के अंदर, जो डिसाइड करेगा कि सबसे टॉप पर कौन होगा। केट और एडी को तो फिलहाल के लिए कुछ समझा नहीं होता, लेकिन वो लोग हैमी को अपना एक आइडल मान रहे थे कि ये उन्हें गाइड कर सकता है। अब ट्रेन के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट से 2 लोग चुनने के बाद वो पहुंच जाते हैं सिटी के मेन कैपिटल में। ये वो जगह होती है जहां पर सारी रॉयल फैमिली रहा करती थी और यहीं पर उन सभी के बीच एक डेडली गेम खिलाया जाएगा। हर साल ये गेम होता है और दूर दूर से सभी लोग इसे देखने के लिए आते हैं। सबसे पहले उन सारे डिस्ट्रिक्ट यानी कि टोटल 28 प्लेयर्स को लेके जाकर उनकी खातिरदारी की जाती है। यानी कि बहुत सारे फैशन डिजाइनर्स वहां पर आकर उनका मैनिक्योर पेडिक्योर कर रहे थे और उन्हें सभी के सामने अच्छा शो करने के लिए उनकी बॉडी पर कुछ न कुछ अजीब चीजें करते हैं। ये इसीलिए था क्योंकि ये सभी लोग गरीब घराने से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो इस पूरे गेम को कंडक्ट करते हैं वो रॉयल फैमिली के थे। उन्हें अपने प्लेयर्स को बिल्कुल भी इस तरीके से देखने की आदत नहीं है, इसीलिए वो इन सारे प्लेयर्स को अच्छी तरीके से सजा रहे हैं। अब केट के पास जो फैशन डिजाइनर आता है वो उसे देखकर कहने लगा कि तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो और तुम जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हो वहाँ पर कोयले की खदानें बहुत ज्यादा हैं, यानी कि कोयला तुम सभी की पहचान बन चुकी है। इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे पार्टनर के लिए एक बहुत ही अच्छा सूट बनाना चाहता हूँ। केट और एडी को कुछ समझ नहीं रहा होता है, इसीलिए वो उस फैशन डिजाइनर को अपने मन मुताबिक कुछ भी करने की परमिशन दे देते हैं। अब यहाँ सारे 28 प्लेयर्स को तैयार करने के बाद एक एक पेयर के अंदर उनकी एंट्री होगी प्रेसिडेंट के सामने। प्रेसिडेंट के साथ हमें वो 2 होस्ट भी दिखाए जाते हैं जो हमें कहानी की शुरुआत में मिले थे। वो इस पूरे गेम की स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे होते हैं और अब एक एक करके टीम अंदर आने लगी। वहाँ पर कई सारी ऑडियंस मौजूद होती है जो इस पूरे गेम को लाइव देखेगी। सभी 2-2 प्लेयर्स अपनी टीम के साथ उस पूरे ग्राउंड के अंदर आने लगे, लेकिन जब केट और एडी की एंट्री होती है तो उन्होंने ब्लैक सूट पहना था और डिजाइनर ने ऐसा सूट बनाया होता है जिसमें पीछे से उसकी आग निकलती रहे। ये चीज देखकर सभी लोग थोड़ा सा चौंक गए, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट भी खड़े होकर देखने लग जाते हैं। उन्हें तो केट और एडी काफी अलग लग रहे थे, इसीलिए सबका ध्यान उनकी तरफ चला गया। आधे से ज्यादा लोग तो ये भी कहने लगे कि इस गेम के विजेता केट एंड एडी ही हैं। बट ये सारी चीजें इस तरीके से डिसाइड नहीं होती, इसके लिए उन्हें पॉइंट सिस्टम में सबसे टॉप पर रहना होगा। प्रेसिडेंट तो उन सभी का वेलकम कर रहे थे और बोलते हैं कि ठीक 1 हफ्ते बाद ये गेम्स चालू हो जाएंगे, तब तक के लिए आप सारे प्लेयर्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी और तो और आप अपने मन मुताबिक ट्रेनिंग कर सकते हो तैयार होने के लिए। सभी प्लेयर्स को लग्जरियस अपार्टमेंट दिया जाता है रहने के लिए, साथ ही साथ सारी फैसिलिटीज एकदम लग्जरियसली प्रोवाइड की जा रही थी। इस पूरे टाइप का ट्रीटमेंट उन गरीब लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उनमें से शायद किसी को अंदाजा ही नहीं कि ये गेम जानलेवा है और अगर किसी की जान चली जाए तो इसमें ये रॉयल फैमिली वालों को मजा आता था। अब यहाँ एक डाइनिंग टेबल पर केट, एडी, हैमिड और वाइटी बैठकर खाना खा रहे थे। उसमें हैमिड उन दोनों को चौकन्ना रहने के लिए कहता है कि तुम अपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे से फॉलो करो, उससे भी तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे और जितने भी ज्यादा मिले वो तुम्हारे लिए ही अच्छा है। यानी कि हैमिड केट और एडी को बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर रहा था और वो चाहता है कि उसकी तरह ये दोनों भी इस टूर्नामेंट को जीत जाएं। अब यहाँ पर लगातार 4 दिनों तक वो सभी अपनी ट्रेनिंग करते रहेंगे और हर एक टीम को अपना एक हथियार चूज करना है जिससे कि वो टूर्नामेंट में लड़ेंगे। कोई तीरंदाजी कर रहा था तो कोई भाला यूज करता है। अलग अलग वेपन्स वहाँ पर मौजूद थे और अपनी टेक्निक्स भी सारे प्लेयर्स को पहले ही डिसाइड करनी पड़ेंगी। यानी कि इस पूरे टूर्नामेंट में कोई हमला भी कर सकता है तो कोई छुप कर उनका इंतजार कर सकता है खत्म होने का। अब यहाँ पर वो दिन आ गया था जिसमें हर एक टीम के अंदर से एक प्लेयर अपना प्रदर्शन दिखाएगा और उस हिसाब से उन्हें पॉइंट्स दिए जाएंगे। सभी के जाने के बाद अब केट आती है तीरंदाजी करने के लिए। उसे निशाना लगाना बहुत अच्छा लगता था, पर जैसे ही वो एरो चलाती है तो उसका निशाना चूक गया था। इस पूरी चीज के ऊपर वहाँ के डिसीजन मेकर हंसने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि केट की टीम पहले ही मारी जाएगी। इस बात से केट को बहुत बुरा लगता है। इसी वजह से उसने फिर एक एरो उठाया और वहाँ मौजूद डिसीजन मेकर के टेबल पर जो एप्पल रखा हुआ था उस पर निशाना लगा दिया। वो निशाना एकदम करेक्ट लगता है जिसे देखकर सभी चौंक गए और केट के इन्हीं कॉन्फिडेंस और इस पूरे रीजन की वजह से उसे एक्स्ट्रा पॉइंट दिए जाते हैं। यानी कि केट शुरुआत में ही सबसे ज्यादा टॉप पर चल रही है।
लेकिन एडी को पता नहीं क्यों केट से थोड़ी सी जलन होने लगी थी, क्योंकि वो उतना अच्छी तरीके से दिखकर नहीं आ रहा था। अब यहाँ गेम शुरू होने का आखिरी दिन होता है, जहाँ पर होस्ट स्टेज पर सारे ऑडियंस के सामने एक एक टीम मेंबर को बुलाकर उनकी स्ट्रेटजीज के बारे में पूछेंगे और ये भी पता करेंगे कि वो क्या चाहते हैं और वो कहाँ से बिलोंग कर रहे थे। एक एक करके सभी टीम आते जाते हैं और वो अपने बारे में सब कुछ बताते भी हैं। लेकिन अब बारी आ गई थी एडी की। एडी से पूछने पर वो बताता है कि मैं डिस्ट्रिक्ट 14 से बिलोंग करता हूँ, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में सबसे निचले स्तर का, और वो तो अपने यहाँ पर एक बचर का काम किया करता था। एडी ने तो ये भी बोल दिया कि मैं केट को जानता हूँ और हम एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। हो सकता है कि आगे चलकर ये पसंद प्यार में बदल जाए। इस बात से होस्ट और सारे ऑडियंस का ध्यान एडी की तरफ आकर्षित हो जाता है। लेकिन जब केट ने ये सारी बातें सुनी तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो गई। वो तो एडी को बिल्कुल पसंद ही नहीं करती थी, लेकिन फिर भी एडी झूठ बोल रहा है। एडी जब अपना इंटरव्यू खत्म करके आता है तो केट उसे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी। वो कहती है कि तुमने आखिरकार ये बातें क्यों बोली जो सच ही नहीं है। उसी वक्त हैमिड वहां पर आ गया और समझाया कि मैंने ही एडी को ये आइडिया दिया था, क्योंकि अगर तुम दोनों के अंदर आगे चलकर कोई लव एंगल स्टार्ट हो जाता है तो तुम्हारी टीम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकती थी और आगे चलकर ऑडियंस भी तुम्हें ही सपोर्ट करेगी, क्योंकि तुम दोनों ही ऑडियंस को दिख रहे हो। जो डिसीजन मेकर्स हैं वो उन्हीं प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं जिन्हें की ऑडियंस पसंद कर रही है, तो ये सारी चीजें तुम दोनों के लिए ही अच्छी होंगी। चीजें समझाने के बाद भी केट को कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। रात के समय केट गुस्सा होकर ही सोई थी और एडी से बात ही नहीं कर रही होती। ऐसा लग रहा था कि एडी उसका जानी दुश्मन बन चुका है, पर एडी तो किसी भी हालत में केट के साथ इस टूर्नामेंट को जीतना चाहता था। पूरी रात सारे प्लेयर्स एकदम अच्छी तरीके से सोते हैं, क्योंकि अगला दिन गेम स्टार्ट होने का समय था। अगले दिन ही प्रेसिडेंट के सारे गेम कंट्रोल रूम वाले हर एक प्लेयर को क्यूब में बंद करके भेज देते हैं फॉरेस्ट की तरफ। ये फॉरेस्ट पूरी तरीके से अबेंडेंड था, जहाँ पर कोई नहीं आता जाता। एक एक करके सारे प्लेयर्स को वहां पर भेजा जा रहा होता है, जिनके ठीक सामने एक कैंपिंग स्पॉट था। उस कैंप के अंदर कई सारे सर्वाइविंग के सामान और हथियार होते हैं और यहाँ सारे प्लेयर्स को 60 सेकंड का समय मिलेगा उन सारी चीजों को लेने के लिए। उन्हें परमिशन थी कि वो जो चाहे वो ले सकते हैं, पर अंत में ये भी बोल दिया गया कि कोई दूसरा प्लेयर एक प्लेयर से छीन कर भी या उसे मार कर भी उसका सामान ले सकता है। यानी कि इतना तो अंदाजा हो चुका था कि आगे चलकर खून खराबा होने वाला है। काउंटडाउन स्टार्ट हो गया और सारे प्लेयर्स जाकर अपने अपने सामान लेने लगे। हैमिड ने तो केट को पहले ही इन्फॉर्म किया था कि तुम बो एंड एरो मत लेना, तुम कोई तलवार या फिर कोई नुकीला सामान लेना जिससे तुम अपनी प्रोटेक्शन कर पाओ। बट केट यहाँ पर देखती है कि बाकी सारे मेंबर्स एक दूसरे को मार रहे हैं, जिससे कि उन्हें सबसे ज्यादा रिसोर्सेस मिले। देखते ही देखते वहां पर एक बड़ी जंग छिड़ गई थी और लोग मारे जा रहे थे। कई सारे प्लेयर्स ने तो तुरंत ही अपनी जान गंवा दी। यहाँ केट की नसीब अच्छी होती है कि उसे एक बैग मिल गया और वो तुरंत ही उसे लेकर फॉरेस्ट के अंदर भागने लगी। एडी भी एक ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है जो उसके प्रोटेक्शन कर रहा था और उन्होंने साथ मिलकर आगे बढ़ने का डिसाइड किया। केट तो लगातार वो बैग को लेकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है, जहाँ शायद वो सेफ रहेगी। इस पूरे गेम को स्टार्ट करने से पहले 28 प्लेयर्स थे, लेकिन अब रिपोर्ट में ये पता चलता है कि सिर्फ 10 प्लेयर ही बचे हुए हैं। बाकी सारे प्लेयर्स एलिमिनेट यानी कि मारे गए। केट तो पेड़ के ऊपर आकर उस बैग के अंदर देखती है कि उसके अंदर कौन कौन से रिसोर्सेस मौजूद हैं। बैग में कुछ रस्सियां, पानी और चाकू मौजूद था जो उसकी प्रोटेक्शन करने में मदद आ सकता था। अब सिर्फ केट को सरवाइव करना है, जैसा कि हैमिड ने उसे गाइड किया था। बचे हुए 10 लोगों ने अपना ग्रुप बना लिया था जो अलग अलग जगह पर एक साथ ही जाते थे। यहाँ गेम को कंट्रोल करने वाले जो सारे लोग हैं वो हर एक मोमेंट के बारे में सभी को बता रहे थे, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट वाले इसे देख रहे होते हैं और वो चाहते थे कि उनके ही ग्रुप वाले जीते। अंत में शायद इन सारे ऑडियंस की वोटिंग भी ली जाएगी। बट यहाँ मेकर्स गेम को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अब केट जहाँ होती है वहाँ आग लगा देते हैं, जिससे कि ये आग धीरे धीरे फॉरेस्ट में चारों तरफ फैल गई। केट नहीं समझ पाती कि वो किस तरीके से बच पाए, इसीलिए वो दूर भागने लगती है। मेकर्स का ये भी प्लान था कि केट को उन ग्रुप्स के सामने डाल दे जो अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। इससे तो केट बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी। केट का तो उन सारी चीजों से बचते हुए पैर भी जल जाता है, पर वो फिर भी रुकती नहीं और लगातार भागते रहती है। पर अचानक केट के सामने कुछ ग्रुप के लोग आ गए थे जो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस ग्रुप में एडी भी शामिल था और वो केट को चोट तो नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन इस ग्रुप के अंदर अंत तक सरवाइव करने के लिए उसे उनका साथ देना ही पड़ता है। केट समझ गई कि ये उसकी सारी चीजें ले लेंगे और उसे मार भी देंगे, इसीलिए केट अपनी रिसोर्सेस लेकर पेड़ के ऊपर चढ़ गई। उस ग्रुप के तो अब कई मेंबर्स ऊपर की तरफ चढ़ने लगे ताकि वो केट को नीचे खींचे।
बट एडी उन सभी को राय देता है कि कभी न कभी केट तो नीचे आएगी ही। हम यहाँ पर बैठकर उसका इंतजार करते हैं और फिर सारी रिसोर्सेस ले लेते हैं। एडी की बात मानकर वो सभी उसी जगह पर कैंप बनाकर रहने लगे। यानी कि कहीं न कहीं एडी भी चाहता है कि केट की जान न जाए। केट जब पेड़ के ऊपर ही मौजूद थी तो उसे एक ड्रोन की मदद से लेटर आता है। ये किसी और ने नहीं बल्कि हैमिड ने ही भेजा था और उसके अंदर लिखा था कि तुम बहुत ही अच्छा खेल रही हो, लेकिन तुम्हारा मेन ध्यान सर्वाइवल पे होगा, ना कि फाइटिंग पर। इन सारी बातों से केट को थोड़ी सी हिम्मत मिलती है कि कोई तो है जो मेरे सपोर्ट में खड़ा है। पर उन्हें क्या पता कि आने वाला लेवल इससे भी खतरनाक होने वाला था। हैमिड ने तो केट के लिए दवाइयां भी भेजी थी जो वो अपने पैर पर लगा सकती है। अब इसी तरीके से केट पेड़ के ऊपर ही सो गई थी और सुबह हो जाती है। केट ने नोटिस किया कि उसका घाव तो भर चुका है, लेकिन अभी भी वो सारे ग्रुप के लोग नीचे ही मौजूद थे और उसे मारने के चक्कर में थे। तभी केट की नजर ग्रो नाम की एक लड़की के ऊपर जाती है। ग्रो तो केट को बता रही थी कि तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए उन सारी मधुमक्खियों का सहारा लेना पड़ेगा। केट जिस पेड़ के ऊपर थी उस पर मधुमक्खियों का एक बहुत बड़ा छत्ता था। ग्रो इशारे में बोलती है कि तुम्हें मधुमक्खियों को नीचे गिराना होगा जिससे कि ये उन्हें काटने लगे, फिर तुम्हें अच्छा मौका मिल जाएगा यहाँ से भागने का। केट ग्रो द्वारा बताई गई चीजें ही करती है और उन मधुमक्खियों को नीचे गिराती है। ये मधुमक्खियां बाकी मधुमक्खियों से काफी डरावनी थी। इनके काटे जाने से इंसान बेहोश हो जाता और ज्यादा होने पर मर भी जाता, और इसी वजह से वो उस ग्रुप के सारे लोग जो कि नीचे सोए हुए थे उन्हें मधुमक्खियां काटने लग जाती है। वो सभी अपनी जान बचाकर दूर भागने लगे। एक लड़की को तो इतना ज्यादा काट लिया गया था कि वो वहीं मर गई। केट थोड़ी देर बाद जब नीचे आती है तो एडी उसे बोल रहा था कि तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि बाकी लोग तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं। अफसोस की बात ये थी कि कुछ मधुमक्खियों ने अब केट को भी काट लिया जिससे कि वो बेहोश होने लगी। थोड़ी देर आगे जाने पर केट वहीं पर गिर जाती है और उसकी आंखें कुछ घंटों बाद खुली। वो अपने सामने उसी ग्रो नाम की लड़की को देख रही थी जिसने केट की जान बचाई होती है। ग्रो का वो बहुत शुक्रिया अदा कर रही थी। तब जाकर ग्रो बता रही होती है कि मैं छुपने में बहुत माहिर हूँ, इसीलिए मैं इन सारे ग्रुप वालों से अब तक बची हूँ। उन दोनों के अंदर काफी बातें होती हैं और लग रहा था कि वो अब एक टीम बन चुके हैं। ग्रो ने तो यहाँ केट को बताया कि अगर हमें लास्ट तक सरवाइव करना है तो हमें छुप कर रहना पड़ेगा और अपोजिट टीम वालों के रिसोर्सेज जल्द से जल्द खत्म करने होंगे। ग्रो के पास इसके लिए एक प्लान भी था जिसे वो केट के साथ डिस्कस करती है। ग्रो बताने लगी कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर दूसरी टीम का एक कैंप मौजूद है। उन्होंने अपने जमा किए गए सारे रिसोर्सेज एक जगह पर इकट्ठा करके रखे थे, तो हम में से एक दूसरी तरफ आग लगा देगा जिससे कि उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो, और अगर वो अपने बेस कैंप से दूर जाए तो दूसरा वाला जाकर वहां पर डिस्ट्रक्शन करेगा। ग्रो तो चली जाती है फॉरेस्ट के अंदर आग लगाने के लिए और उसने लगातार चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि अब वो सारे ग्रुप मेंबर्स का ध्यान उनकी तरफ गया और वो वहां जाने लगे। पर अब उनके कैंप के पास केट आ चुकी थी जो उनकी रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, लेकिन उन सभी मेंबर्स ने अपने कैंप के चारों तरफ माइंस बिछा कर रखे थे जिससे कोई दुश्मन यहाँ पर ना आ सके। पर केट को एक अच्छा आइडिया आता है। उसने सामने रखे गए कई सारे एप्पल्स के ऊपर निशाना लगाया और वो एप्पल सीधा उन माइंस के ऊपर गिर जाते हैं, जिससे वहां बहुत बड़ा धमाका हुआ। ये धमाका इतने बड़े पैमाने पर होता है कि उन कैंपिंग साइट वालों के सारे रिसोर्सेज ही खत्म हो गए। सब कुछ सही चल रहा था प्लान के अकॉर्डिंग, बट जैसे ही केट ग्रो के पास पहुंचती है तो उनके ऊपर एक आदमी ने हमला कर दिया था। इस हमले से केट तो बच गई थी पर ग्रो को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। केट ने सबसे पहले उस दुश्मन को एरो मारकर खत्म किया, बट अब शायद ग्रो के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था। ग्रो तो यहाँ केट से यही कहती है कि प्लीज मुझे जाते जाते एक अच्छी कहानी सुनाओ। केट ने ग्रो को एक अच्छी कहानी सुनाई और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, यानी कि ग्रो मारी गई। केट यहाँ फिर से अकेली हो चुकी होती है और उसे अपने सर्वाइवल के बारे में सोचना था। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चला कि ग्रो के मरने की बात जब उसके डिस्ट्रिक्ट वालों को पता चली तो वो सभी रॉयल फैमिली के खिलाफ बगावत पर उतर आए थे। उन डिस्ट्रिक्ट वालों ने तो टेरिटरी में घुसकर काफी तोड़फोड़ मचा दी थी, जिसका अंजाम शायद बहुत ही खतरनाक हो सकता है। केट अब यहाँ पर आगे बढ़ती है, तभी उसकी मुलाकात एडी से हुई जिसने अपनी जान बचाने के लिए खुद को चट्टानों के अंदर छुपा लिया था। एडी को भी बहुत चोट लगी होती है और केट उसका इलाज करने लगी। एडी ने बताया कि मैं जिस ग्रुप के साथ था उन्होंने मुझे ही धोखा दिया और मुझे काफी ज्यादा मारने लगे, इसी वजह से मुझे इस हालत में भी यहाँ चट्टान के पास छुपना पड़ा। केट और एडी अब एक बार फिर से साथ में हो जाते हैं और आगे एक ही साथ बढ़ने का डिसाइड करते हैं।
हैमिट तो उन सभी की समय समय पर मदद कर रहा था और कुछ खाने की चीजें भी देता है। पर अब सुबह होने पर गेम कंट्रोल करने वालों से एक अनाउंसमेंट होती है। तब वो बता रहे थे कि एक स्पॉट पर बचे हुए सारे प्लेयर्स के लिए रिसोर्सेस रखे गए हैं। वहाँ खाने पीने के बहुत सारे सामान थे, बट वहाँ पर जो जल्दी पहुंचेगा वो कितना भी रिसोर्सेस ले सकता है। केट और एडी को वो रिसोर्स चाहिए थे, इसीलिए वो जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंच जाते हैं। बाकी प्लेयर्स की भी नजर उसी रिसोर्स के ऊपर थी, लेकिन वो सबसे पहले अपने कॉम्पिटिटर्स को खत्म करना चाहते हैं। वहां पर 3 बैग्स रखे गए थे जिन पर अलग अलग प्लेयर्स के नंबर लिखे होते हैं। केट सोच रही थी कि वो एडी के नंबर वाली बैग को ले ले, क्योंकि उसके अंदर जरूर मेडिसिन होगी। बैग्स के अंदर तो जरूरत के अकॉर्डिंग ही सामान रखे गए थे, बट वो जैसे ही लेने जाती है तो वहां पर 2 प्लेयर्स आ गए जो उसके ऊपर हमला करने लगे होते हैं। लेकिन थोड़ी देर के अंदर वो दोनों प्लेयर्स एक दूसरे से लड़ने में मारे जाते हैं और केट उस दवाई को लेकर सीधा एडी के पास आ जाती है। उसने जल्द से जल्द सारी दवाइयां लगा दी, जिससे कि एडी सुबह तक ठीक हो जाता है। अब उन दोनों को किसी भी हालत में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि उनके अलावा एक और प्लेयर बचा है जो शायद उसका बहुत ही बड़ा कंपटीटर्स हो सकता है। वहीं कंट्रोल सेंटर में सारे लोग उस फॉरेस्ट में दिन को रात बना देते हैं और रात को दिन बना देते हैं, क्योंकि सभी चीजों का कंट्रोल उनके हाथ में जो था। इतना कम नहीं होता कि उन्होंने आर्टिफिशियल लिपर्ड को वहां पर भेज दिया जो उनके ऊपर हमला करने लगे होते हैं। केट और एडी अपनी जान बचाकर लगातार भाग रहे थे और एक कैंपिंग साइट के टॉप पर चले जाते हैं। वो सारे लिपर्ड्स ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी, बट ऑब्वियसली चीजें इतनी सिंपल नहीं होती। वहां पर तो नंबर 1 प्लेयर मौजूद था जो उन दोनों पर हमला करता है। केट और प्लेयर नंबर 1 से बच जाती है, लेकिन नंबर 1 ने अब एडी को पकड़ लिया था। केट तुरंत ही एरो उनके ऊपर पॉइंट कर देती है, पर नंबर 1 बोल रहा था कि तुम्हारे लिए ये तो अच्छा होगा कि तुम एक साथ अपने दोनों कॉम्पिटिटर्स को मार दो, जिससे तुम ये गेम जीत जाओगी। बट एडी इशारा करता है उसके हाथ पर एरो चलाओ। केट का निशाना बहुत ही सटीक था, जो उस नंबर 1 के हाथ पर लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। सारे के सारे लिपर्ड्स नंबर 1 को बहुत बुरी तरीके से खाने लगे, बट केट उसे एरो मारकर आसान मौत देती है। केट और एडी इसीलिए खुश हो रहे थे क्योंकि वो कंपटीशन जीत चुके हैं। उन दोनों के डिस्ट्रिक्ट वाले तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। यहाँ विनर्स के अनाउंसमेंट होती है और ये बताया जा रहा था कि इनाम के तौर पर केट और एडी की फैमिली को रॉयल फैमिली में इंक्लूड किया जाता है और बहुत सारी वेल्थ प्रोवाइड की जाती है, जिससे वो अपनी जिंदगी आराम से जी पाए। पर किसी को अंदाजा नहीं होता कि ये गेम जीतने के लिए कितने लोगों की कुर्बानी देनी पड़ी। ऐसा ही हर साल हुआ करता था, पर फिर भी कई लोग इसमें पार्टिसिपेट करने आते। खैर अब समय बीता चला गया और यहाँ केट और एडी एक साथ रहने लगे थे, जो काफी अमीर हो चुके होते हैं। पर वो दोनों तो अब उसी गेम का एक हिस्सा बन चुके होते हैं जो गरीब लोगों को कंट्रोल करेंगे। और हमारी ये डेडली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।